वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए। मैं पढ़ने वाली हूँ, लिख के लाई हूँ। दक्षिण भारत के में जो आज़ादी की लड़ाई और खादी जो साथ साथ में चली है, उसके बारे में मैंने लिखा है। उसके साथ में मैंने जो पिताजी के संस्मरण लिखे हैं उसको भी जोड़ दिया है। इस तरह के आर्टिकल है। तो इन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में खादी और आज़ादी का आंदोलन, एक बेटी के संस्मरण, ऐसे टॉपिक बता दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसके बारे में लिखना ही चाहिए मुझे। और सही बात है कि दक्षिण वाले इतने उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं। उत्तर वाले, क्योंकि ये दूरियां इतनी हैं तो जानकारी कम होती है। और हम जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में, जहाँ तक मुझे लगता है, इस जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के थे, राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, सरदार पटेल गुजरात के थे, गांधी जी तो थे ही गुजरात के। तो वहाँ से ही ज़्यादा बड़े जो जिनको इलाइट लीडर्स कहते हैं, वो सब वहाँ से आए। तो उनके इर्द गिर्द ही वो सारा स्वतंत्रता युद्ध चला। सारे लोग ज्वाइन हो गए, दक्षिण से भी हुए, यहाँ से भी हुए, वहाँ से भी हुए, आदिवासी भी हुए, हरिजन भी हो गए, ब्राह्मण भी हो गए, जो भी है, क्रिश्चियन, सब मिल गए। मगर जो खास लोग थे वो थे, उनके इतिहास ज़्यादा बाहर आया, इसलिए जो दक्षिण के लोगों के बारे में इतनी आई नहीं होगी। तो आज शायद आपको मैं थोड़ा बहुत उन लोगों का परिचय करा सकती हूँ। तो यूँ देखें तो 1915 में गांधी जी हिंदुस्तान आए और 1917 तक तो गांधी लहर ने देश के बच्चों को, बड़ों को, सबको अपने में समेट लिया। इसी कारण अप्पा जब तंजावुर स्कूल में थे, तंजावुर में पढ़ रहे थे, तमिलनाडु का एक प्रोविंस है, तो वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था कि आप जो है गांधी जी का मीटिंग होगा तो जाना नहीं, सबको स्कूल में आना है। तो मगर पिताजी के और उनके कुछ मित्रों के मन में तो गांधी जी को देखना है। बहुत स्कूल में बहुत नहीं मालूम था, थोड़ा थोड़ा पत्रिकाओं में पढ़ा होगा उन्होंने, पिक्चर उनके चित्र देखे होंगे, मगर गांधी जी को देखना है, गांधी जी को देखना है करके वो तो घर से, तो घर में भी बताया नहीं अपने लोगों को। अपना स्कूल बैग लेके निकल गए। माँ बाप समझ रहे हैं कि ये बच्चा तो स्कूल जा रहा है। और वो 5 लोग थे, पांचों वहाँ पहुँच गए और फिर गांधी जी को देखा। भाषण तो कितना समझा होगा मुझे पता नहीं है। और 1 बजे ख़त्म हुआ उनका, तो वो वापस आ गए और फिर क्लास में चले गए। तो शिक्षक ने कहा, कहाँ थे आप लोग? तो ऐसा झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हम तो गांधी जी को देखने के लिए गए थे। तो फिर कहा अच्छा, तो चलो प्रिंसिपल के पास। तो सेंट पीटर्स में पढ़ते थे, प्रिंसिपल भी ब्रिटिश थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि गांधी जी को नहीं देखना है, क्यों गए थे आप लोग? तो पिताजी ने मुझे कहा कि मैंने पूछा कि क्यों, गांधी जी इतने बड़े आदमी हैं
तो उनका दर्शन हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो फिर प्रिंसिपल को लगा बच्चे हैं तो जाने दो, तो सबको 1-1 रुपये की फाइन कर दी। और 1 रुपया भी उस समय इनके पास नहीं था। उनका जो धनी मित्र था तो उन्होंने सबका 5 का 5 रुपया भर दिया। तो वहाँ से गांधी जी के साथ उनका लगाव रहा। उसके बाद में वो जब सेंट जोसेफ में पढ़ने के लिए गए थे, तिरुचि में है सेंट जोसेफ कॉलेज, तो वहाँ पर उन्होंने सोचा था कि ग्रेजुएशन करेंगे, लॉ करेंगे। उन दिनों में लॉयर्स के बहुत मांग थी, तो उनके बड़े भैया ने कहा लॉयर बनना है तुमको। तो वहाँ गए तो तिरुचि बहुत बड़ा सेंटर है कांग्रेस का, तो वहाँ बहुत बड़ा ऑफिस था। तो वहाँ वो जाते थे रोज, पत्रिकाएं बहुत आती थी वहाँ पर, तो वो देखने के लिए। और साथ साथ में लिखना पढ़ना आता था, इंग्लिश भी इनकी अच्छी थी। तो वहाँ जो कांग्रेस के वर्कर्स आते तो उनको कुछ चिट्ठियाँ लिखना है, कुछ करवाना है, तो इनसे लिखवाते थे। तो ऐसा कर रहे थे। तो फिर गांधी जी कुछ दक्षिण आने वाले थे, उसमें शायद तिरुचि को भी टच करने वाले थे। तो पुलिस आई और एक दिन सबको पकड़ लिया। वहाँ पिताजी भी थे उसमें, तो ले जाके रिमांड में रख दिया 9 दिन। तो उस समय प्रिंसिपल ली करके वहाँ प्रिंसिपल थे सेंट जोसेफ में। उन्होंने कहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लाए तो आपको हम नहीं लेंगे। कलेक्टर ऑफिस में गए तो कहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है तो लिख के दो कि आपसे जिंदगी भर गांधी के कोई भी आंदोलन में, कोई भी काम में, कोई भी मीटिंग में नहीं जाओगे। तो पिताजी ने कहा मैं ऐसा नहीं लिख के दे सकता हूँ, आपको चाहिए तो मैं मेरी कॉलेज की पढ़ाई तक के लिए मैं लिख के दूंगा, आगे मैं ऐसा नहीं लिख के दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं तो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे। और फिर उनके जो मित्र थे वहाँ पर एक क्रांतिकारी थे उन दिनों में, उनके हाथ से उन्होंने एक पत्र ले लिया, पत्र दिया उन्होंने कि आप तुंगभद्रा तट पर जाओ और वहाँ पर आश्रम है, वहाँ रहो करके। तो उनको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिला। मैं जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट था वो सब उन्होंने वापस नहीं दिया और घर भी नहीं गए, क्योंकि उनके बड़े भैया का डर लगता था कि वो गुस्सा करेंगे या शायद उस जमाने में मार भी सकते थे। 16 साल के 18 साल के लड़के को मार तो सकते थे घर के जो पेरेंट्स थे। उन दिनों में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था, अब आ गया है। तो इसीलिए वो तो बिना बोले वहाँ चले गए। 6 महीने के बाद उन्होंने अपने घर इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा। तो गांधी जी का जो ये है इतना डीपली उन दिनों में बच्चों से लेके बड़ों तक गांधी जी की लहर चली। और जो उन्होंने, उनके भाई ने वकालत सीखने को कहा, वो भी नहीं कर पाए। उनकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बन के गाँव में काम करें, वो भी इच्छा पूरी नहीं हुई। कॉलेज एजुकेशन नहीं किया, मगर शायद गांधी जी के काम में रह के उससे भी बड़ा एजुकेशन उन्होंने अपने जीवन में ले लिया। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि विद्यालय जीवन से ही अप्पा और गांधी जी में एक डोर बंध गया था, जो जीवन के अंत तक बंधा रहा। गांधी जी ने जब देश का दौरा किया और उड़ीसा जैसे प्रदेशों की गरीबी और नंगापन देखा, वे समझ गए कि इन सब के लिए स्वराज का अर्थ है भोजन और कपड़ा, खाने के लिए भरपेट अनाज और शरीर ढकने के लिए वस्त्र एक अत्यावश्यक जरूरियात है। इसी कारण उन्होंने चरखा को सूर्य कहा। इस सूर्य के इर्द गिर्द सब ग्रामीण उद्योग पनपेंगे और ग्राम स्वावलंबी बनेंगे। यही नहीं, एक विकेंद्रित
अर्थव्यवस्था भी स्थापित होगी। बच्चे विद्यालयों में पढ़ने जाएंगे और एक सुंदर लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था की स्थापना हो सकेगी। गांधी जी कहते थे, खादी एक वस्त्र नहीं अपितु विचार है। वे देश की आज़ादी और उसके नव निर्माण दोनों के बारे में सोच रहे थे। इसलिए गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्य में खादी को पहला स्थान लिया। खादी के साथ कई ग्रामोद्योगों का विकास होगा और ग्राम स्वावलंबन निश्चित ही संभव होगा। मेरे अप्पा को गांधी जी की इस व्यवस्था में बहुत विश्वास होने के कारण खादी कार्य से जुड़ गए। अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर चरखा संघ के कार्य को हाथ में ले लिया। अप्पा के चरखा संघ से जुड़ने की एक छोटी रोचक कहानी है जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि गांधी जी जब चरखा संघ की 1925 में उसकी स्थापना हुई, उसके बाद कृष्णदास जाजू सेक्रेटरी थे। गांधी जी पहले से अध्यक्ष थे और अंत तक वही अध्यक्ष रहे। तो गांधी जी और कृष्णदास जाजू जी ने सोचा कि हैदराबाद में एक चरखा संघ की शाखा खोलेंगे। तो वहाँ पर दूत जी रामकृष्ण दूत वो बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा किराना दुकान रखा था अपने घर के लिए। सारा फिर गांधी जी का काम करते थे। तो उनको सौंप देंगे वो। तो दूत जी ने कहा नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं करूँगा, मेरे साथ ये के वैद्यनाथन भी चाहिए। तो फिर गांधी जी ने जाजू जी को पूछा, के वैद्यनाथन इतने जरूरी है क्या? तो जाजू जी ने कहा हाँ, अच्छा एक कार्यकर्ता होना चाहिए, तभी कोई भी जो संस्था है वो पनपेगी। तो फिर गांधी जी ने कहा तब पिताजी जो है अच्छी कमाई कर रहे थे। उन दिनों में 250 रुपया कमाना बहुत बड़ी बात थी। बड़ा परिवार था, जॉइंट फैमिली था हमारा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घर के लिए तो इतना पैसा चाहिए, मैं आपका काम भी करूँगा और ये भी करूँगा। तो गांधी जी ने कहा नहीं, चरखा संघ में ज्वाइन करना है तो आपको उसी के साथ रहना है। तो उनको बोला, उन्होंने जाजू जी को घर भेज दिया। मेरी माँ के रसोई में उसी पे वहाँ पहुँच गए। मेरी माँ को तमिल ही आता था, जाजू जी को तमिल नहीं आता था। तो पिताजी को बुलाया, फिर माँ को कहा एक बजट बनाओ। तो उन्होंने सब आटा दाल सबका बजट बनाया। 179 रुपये का बजट बना वो। फिर गांधी जी ने पिताजी को बुलाया वहाँ पर और उन्होंने कहा कि देखो 150 रुपया तुम्हें देंगे और कपड़े के लिए तुम घर के सब लोग सूट काटो और कपड़ा बनाओ और तुम आ जाओ चरखा संघ में। तो पिताजी ने कहा ठीक है। और फिर क्योंकि उन दिनों में चरखा संघ में सिर्फ 75 रुपया देते थे, तो पिताजी के 3 मित्रों ने कहा हम देंगे 25-25 रुपया। तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम 5000 जमा कर दो तो हर साल इनको मिलेगा वेतन, 5 साल तक मिल सकता है। चरखा संघ 75 और ये 75 मिलके 5 साल तक मैं दे सकता हूँ। इस तरह गांधी जी जो है हर वर्कर जो भी उनके साथ काम करते थे उनका इतना ध्यान रखते थे कि उनको कोई कमी ना हो कभी। तो ये बात पिताजी ने कही थी। और फिर अप्पा जब खादी से जुड़े, दक्षिण भारत में काफ़ी खादी कार्य चल रहे थे। ब्रिटिश इंडिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के काफ़ी प्रदेश सम्मिलित थे। उन्होंने 4 ही प्रेसिडेंसी बनाया था ब्रिटिश इंडिया में। एक मद्रास प्रेसिडेंसी था, उसमें ये 4 जो दक्षिण के थे सब सम्मिलित थे। गांधी जी ने 1921 में दक्षिण के मदुरई शहर में एक ही वस्त्र धारण करने का निश्चय किया। 1921 में वो वहाँ गए थे तो मदुरई में उन्होंने निश्चय किया कि अब से मैं एक ही कपड़ा पहनूंगा, एक धोती पहनूंगा, ऊपर कुछ भी ढकूंगा नहीं। क्योंकि
जो गरीबी है बहुत बुरी है। तो उन्होंने निश्चय किया कि सिर्फ एक छोटी धोती पहनेंगे, ऊपरी बदन पर कोई कपड़े को नहीं ढकेंगे। 22/1/1921 के दिन वहाँ के बुनकर समुदाय के बीच नंगे बदन ही उन्होंने पहली बार भाषण दिया। यह मेरा कमेंट है, वस्त्र क्रांति दक्षिण भारत में हुआ ऐसा कह सकते हैं, और शायद यही वजह है अप्पा ने खादी कार्य को अपने जिगर से लगा लिया। ऐसा कहते हैं कि तमिल प्रदेश से जो कपड़े तैयार होते थे पूरी दुनिया में उनकी बिक्री होती थी। ब्रिटिश प्रजा तो हमारे कपड़ों को बहुत पसंद करती थी, मगर औद्योगिकरण ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ग्रामीण स्वाधीनता पर एक बड़ा प्रहार था। गांव के स्वतंत्र लोग शहरों में मजबूरन मजदूरी करने लगे थे। गांधी जी इससे काफी आहत हुए। यही कारण है गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से ज्यादा चरखा संघ की अध्यक्षता को महत्व दिया। शुरू के दिनों में पेरियार ईवी रामास्वामी बहुत बड़े गांधी के फॉलोअर थे, और बाद में उन्होंने वो बदल गए। तो वो अपने कंधों पर खादी के गठरी लाद कर गांव-गांव में खादी बेचते थे। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि अप्पा भी खादी की गठरी लेकर गाँव की सड़क पर और हैदराबाद सिकंदराबाद के सड़कों पर आवाज़ें लगाते हुए खादी बेचा करते थे। इसके बारे में एक सुंदर किस्सा है कि यह कहानी निज़ाम का हैदराबाद, उन दिनों में निज़ाम के अंतर्गत था हैदराबाद, और तेलंगाना पास में था उनका। तो वहाँ एक खादी प्रचार और बिक्री के लिए अप्पा और उनके सहयोगी जो है गट्ठर लाद के घूमते थे और प्रचार करते थे। उस गांव का नाम था मिर्जापल्ली। मिर्जापल्ली में एक नवाब रहते थे। नवाब ने सोचा बेचारे ये घूम घूम कर चल कर कितने थक जाते होंगे, तो उन्होंने सब जितने सहयोगी और अप्पा थे सबके लिए साइकिल खरीद दिया। संतानम ने तमिलनाडु में घूमकर खादी कार्यों का निरीक्षण परीक्षण किया था। 1927 में गांधी जी तमिलनाडु आए और खादी पर्यटन किया। इस तरह काफी जाने माने लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे, खादी कार्य से जुड़ गए थे। वे सब चरखा काटने वाले, खादी धारण करने वाले बन गए। जो भी स्वतंत्रता में भाग ले रहे थे, गांधी जी के आने के बाद वो सब खादीदारी भी बन गए। और गांधी जी ने कह दिया था कि सबको सूत काटना है, तो सब सूत काटने वाले भी हो गए। इन दिग्गजों में ही श्री राजगोपालाचारी, कल्कि कृष्णमूर्ति, ना रामास्वामी आदि आते हैं। ये सब तमिलनाडु के बहुत बड़े गांधी कार्यकर्ता हैं। ये कर्मठ खादी कार्यकर्ता थे। इन सबसे मिली शक्ति सर्वोदय संघ के काम आज भी बड़ी अच्छी तमिलनाडु में चल रही है। आज़ादी के बाद हैदराबाद भारत में विलीन हुआ और आंध्र प्रदेश का अंग बन गया। अप्पा का खादी काम सतत चलता रहा। खादी भंडारों को बढ़ाने के काम में हिस्सा लिया। उनके बही खाता सही हो इसका सतत ध्यान रखते थे। अप्पा का कहना था कि कराची कांग्रेस में वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने गांधी जी के कार्य पद्धति को नज़दीक से देखा और सीखा कि साफ बही खाता कैसे रख सकते हैं। और वहाँ उन्होंने देखा कि कांग्रेस में जो है डेमोक्रेसी का किस तरह अच्छी तरह से पालन होता था। वो हर चीज को सबसे पूछते थे, उसके बाद ही कोई नियम बनाते थे। जब खादी बोर्ड के अध्यक्ष बने तो खादी और उससे जुड़े रचनात्मक कार्य को करते रहे। बाद में खादी कमीशन बम्बई में उन्हें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर बनाया। उस कार्यक्रम के तहत ग्रामदानी गांवों की प्रगति, अन्य ग्रामीण उद्योग, तेलघानी, गोबर गैस, नीरा और गुड़ बनाना आदि कार्यों से संलग्न रहे।
मैं एक बार उनके साथ उनके टूर पर गई थी, तो देखा कि अप्पा जैसे उच्च अधिकारी के साथ बड़ी सहजता से लोग अपनी दुविधाएं का समाधान पा रहे थे। यही गांधी जी का शिक्षण है। कोई भी उनको अप्रोच कर सकता था गांधी जी को। तो और जो है ये जब आपा इसमें थे खादी कमीशन में, हैदराबाद में बहुत सारे आश्रम चल रहे थे। वहाँ पर भी उन्होंने जो नीरा बनाना है, गुड़ बनाना है, तेल घानी है, इन सब के उद्योग लगाए थे। चर्म उद्योग भी उन्होंने कोशिश की, मगर वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हम उस काम को करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए। अदरवाइज बहुत अच्छा काम वहाँ हुआ। हैदराबाद में बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं में ये सब काम लिए गए। राजा जी ने सेलम प्रदेश के पुदुपाड़यम नामक स्थान पर गांधी आश्रम की स्थापना कर खादी कार्य को बहुत बढ़ावा दिया। तिरुपुर, तिरुचेंगोड, तारापुरम आदि क्षेत्रों के लोगों को खादी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, उनकी सहायता भी करते थे। इस तरह ग्रामीण थोड़ी अधिक कमाई कर पाते थे। 1920-21 में कोयम्बतूर ने खादी को जीवित रखा। उस समय में ही 30,000 गज खादी की पैदाइश थी। देश में उसका पहला स्थान था। 1946 में गांधी जी के कहने पर 5 जगह पर प्रकाशम जी ने खादी प्रचार का काम लिया। गांधी जी ने आज़ादी और रचनात्मक कार्य स्वातंत्र रूपी सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसा मानते थे। इनके काम को आगे बढ़ाने वाले जेसी कुमरप्पा भी थे। गांधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी नेहरू थे, तो गांधी जी के अर्थशास्त्र के उत्तराधिकारी जेसी कुमरप्पा थे। दक्षिण में राजा जी को खादी पिता मानते थे। गांधी जी ने कई जगहों का निरीक्षण इनके साथ किया। खादी प्रचार और स्वतंत्रता के संदेश देने साथ साथ कदम मिलाकर चले। दक्षिण के सब शहरों में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, नशाबंदी, नमक सत्याग्रह, सारे आंदोलन साथ साथ चलते रहे। गांधी जी का यह प्रवास कर्नाटक का आंध्र प्रदेश में भी रहा। आंध्र के मछलीपट्टनम की बहनों की बड़ी तारीफ की गांधी जी ने। वहाँ की बहनें 100 अंक, जो सूट का अंक था वो 100 अंक काटती थी। आंध्रा खादी के नाम से जाना जाता है यह। उनसे बनी साड़ियाँ महीन बुट्टियों से सजी सुंदर किनारी के साथ बुने जाते हैं। खादी के महंगे कपड़ों में यह भी है। इन बहनों ने अपने हुनर की प्रदर्शनी गांधी जी के सामने किया था। पहले कपास की सफाई की, गांधी जी ने कहा एकदम साफ था जब सफाई की, तो वहाँ से उनका काम बहुत अच्छा रहा। उसके बाद रुई की धुनाई की और ऊनी बनाई और उससे सूत कताई की। उनके सूट के नमूने देखकर कहा जा सकता है कि जापान, फ्रांस और लैंकाशायर के बने वस्त्रों को इनसे बने वस्त्र मात कर सकते हैं। इतना महीन एक समान धागे थे। जो हाथ कता में तो थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा पतला होता है, मगर जो 100 काउंट का जो धागा है आंध्रा खादी, उसमें सब धागे एक जैसे होते हैं। हैदराबाद और उसके आसपास के गांवों में अप्पा और तुच्ची कताई के वर्ग चलाते थे। इस काम में अम्मा भी मदद करती थी। इस तरह अम्मा एक आत्मनिर्भर स्त्री बन गई। गांधी जी का कहना था कि चरखे में उन्हें विश्व संगीत सुनाई देता था। शायद इसी तरह अप्पा और तुच्ची को भी चरखे के आवाज में संगीत सुनाई देता होगा। मेरे पिताजी जब 24 साल के थे, मेरी माँ 12 साल की थी, शादी हो गई उनकी। तो
लगता था कि हम सब सोचते हैं कि ये कैसे जीवन बिताया होगा, मगर इनका जीवन देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक दूसरे से आदर सत्कार करके एक दूसरे के काम को महत्व देके उन्होंने अपना घर चलाया, और इसीलिए हम सब जो है इतने आज़ादी के साथ आगे बढ़ सके। 2010 में लिखी खादी एक ऐतिहासिक समग्र दृष्टि में प्रदीप दीक्षित का कहना है कि आंध्र के ताड़पत्री गांव से 20 मील तक के घरों में 60,000 चरखे आज भी चलते हैं, और तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में उनका अंदाजा है 2 लाख चरखे चलते हैं। अगर आज़ादी की लड़ाई में विदेशी वस्तुओं को जलाया, चरखा ने हाथ बुने खादी को दिया, जिसने जन समुदाय में स्वतंत्रता के मंत्र फूके, और खादी और चरखा ने स्वतंत्रता की लहर पैदा की। इसी किताब में कहते हैं, गांधी जी का कहा हुआ लिखा था, कताई राष्ट्र की शुद्ध शक्ति है और समृद्धि का प्रत्यक्ष एवं पवित्र प्रतीक है। यह एक कर्तव्य है, और कोई हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई, यहूदी या पारसी, सबके लिए कताई अनिवार्य है, कताई करणीय है, ऐसा उन्होंने कहा। यही बात है कि अप्पा ने नियम बना दिया कि परिवार के हर एक सदस्य को हर रोज एक गुंडी काटना अनिवार्य था। हम लोगों को एक गुंडी सुबह से शाम तक कभी भी काट के रखना है, छोटा या बड़ा। हमारी दादी को छोड़कर बाकी सबको काटना अनिवार्य था। जिस दिन हम काट नहीं पाते, दूसरे दिन अप्पा उपवास करते थे, वो खाना नहीं खाते थे। तो हमारी बुआ, हम तो छोटे थे तो इतने नहीं समझे, तो बुआ कहती नहीं 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 काट लो, नहीं तो मेरा भाई भूखा रहेगा। तो हम सबके लिए नियमित काटने की फिर आदत हो गई। जय जगन्नाथ। वैष्णव जन